हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हमने 12th क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। और फिजिक्स की आपको 2-3 वीडियो मिल चुकी होंगी 12th क्लास की, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। और उन 2-3 वीडियोज़ में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। और लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था हमारा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसके क्या किया था, एक्सियल पोजीशन पे कोई हमारा पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो फाइंड आउट की थी हमने एक्सियल लाइन पे। अब उसी के सेकंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल का मतलब था उसी के बिल्कुल साथ में पैरेलल पे, और इक्वेटोरियल मींस उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पे, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक ही बात होगी, उस पे हमें फाइंड आउट करना है। और बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ फिजिक्स को लेके कि जब तक हमें डायग्राम उसका क्लियर नहीं होगा डेरिवेशन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर एग्जाम में हमने डायग्राम गलत कर दिया और डेरिवेशन हमारी ठीक है तो एग्जामिनर उसको गलत ही मानेगा। तो इसीलिए डेरिवेशन से पहले आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब डायग्राम क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें, ये कोई मान लो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट ए बी, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हम रखते होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उसके बाद अब इसके इक्वेटोरियल पोजीशन या तो डाउनवर्ड ले सकते हैं कोई, या पॉइंट ऊपर अपवर्ड। तो मान लो अगर हम यहाँ पे इसके रखते हैं +1 चार्ज, जिसको हम P पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं, और इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। ध्यान से समझिएगा डायग्राम, ये क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई P पॉइंट है जिसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। अब अगर पिछली वीडियोज, बार बार स्टूडेंट्स में यही बात बोलता हूँ, आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको समझ आएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था हम हमेशा उसको 2a लेते थे। अब अगर इसको सेंटर से हम ज्वाइन कर दे, सेंटर से ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल पे है, इंक्लाइंड है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा a, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा a। क्लियर। और उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे कल पिछली वीडियो में हमने लिया था, वो r डिस्टेंस लेट किया था उसके सेंटर से। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, यहाँ पे कोई P पॉइंट था, उसके सेंटर से r डिस्टेंस लेट किया था। तो आज भी मान लेते हम ये डिस्टेंस हमारे पास r है। तो सभी को पाइथागोरस थ्योरम जरूर आती होगी। अब ट्रायंगल मान लो ये O है, AOP, AOP ट्रायंगल में क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना आता होगा आपको, मैं साइड में लिख देता हूँ, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कितना आएगा हमारा, अगर लिखे हम r² + a²। सिमिलरली जब BOP ट्रायंगल में निकालेंगे तब भी ये चीज यही आएगी, r² + a² का रूट क्यों आएगा, क्योंकि अगर h निकालना पड़े यहां से हमें तो इस तरफ जाके रूट बन जाता है। क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, तो मान लो ए पॉइंट की वजह से हमेशा नेगेटिव से अंदर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वो हमारी E1 है। क्लियर। और इसकी वजह से हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन रहती है हमेशा इस तरीके से। तो ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे शो करूं, ये हमारी E2 है। अब 11th क्लास में आपने वेक्टर रिजोल्व करना सीखा होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं सीखा तो फिर भी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। मान लो हमारा ये E1 वेक्टर है, इसको इतना ही लेफ्ट साइड, इतना ही राइट साइड अगर हम रोटेट करें तो दो वेक्टर्स आते हैं इसके।
तो कैसे, ये अगर इतना इस साइड लेके आए तो मान लो ये वेक्टर आ गया हमारे पास, ये वाला वेक्टर, और इसको इस साइड लेके गए तो समझो ये वेक्टर आ गया, और यहाँ पे हमारा एंगल थीटा होता है। हमेशा याद रखिएगा जिस एक्सिस के साथ हमारा एंगल हो, थीटा हो, वहां पर हमेशा कोस थीटा लिखा जाता है, E1 कोस थीटा, और जिसके साथ एंगल ना हो वहां पर साइन, ये क्या बनेगा हमारा E1 साइन थीटा। साथ के साथ लिखते रहिए, मेन चीज डायग्राम है, डायग्राम समझ आया, डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इसी के बेसिस पे हमें सिर्फ लिखना है। इसी तरीके से जब E2 वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, इतना ही लेफ्ट इतना ही राइट साइड, तो क्या हुआ, जब इसको लेफ्ट साइड यहाँ पे रोटेट किया, रिजोल्व किया तो ये थीटा, और इस साइड रोटेट किया तो ये हमारा इस तरीके से, तो जिस साइड थीटा हो वहां पर क्या आएगा, कोस थीटा, ये भी E2 कोस थीटा, और इस तरफ E2 साइन थीटा। क्लियर है, ये डायग्राम था, जिसको डायग्राम क्लियर हुआ डेरिवेशन खत्म है, सिर्फ लिखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं डेरिवेशन बताता हूं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ए पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। क्या, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए पॉइंट की वजह से, मान लो हम उसको E1 से डिनोट कर रहे हैं, E1 क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आर का मींस, आर मींस वहां पे डिस्टेंस होता है हमारा, और ए और पी के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मैं AP स्क्वायर लिख सकता हूं इस चीज को। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू अगर फर्दर पुट करेंगे हम स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है ये हमने पिछली वीडियो में कहीं पे लिखा है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी थी, तो वहां से ये रिजल्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वो कौन, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस AP था, और AP था तो उसकी वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब ये चीज पता होगी, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पॉइंट बी पॉइंट की वजह से हम उसको E2 डिनोट कर लेते हैं। E2 डिनोट करने का मतलब अब क्या हुआ हमारे पास, देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है स्टूडेंट्स, ये क्या हो बाय, इस बारी डिस्टेंस क्या है पता चल गया होगा आपको, BP स्क्वायर, समझ गए ना, ये BP स्क्वायर है। यहां से फिर से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो बाय, और देखिए डिस्टेंस फिर से सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और मैं पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा के काट के भी दिखा देता हूं। अब जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट E निकालना है हमें, वहां पर तो हमने पिछली डेरिवेशन में सिंपली माइनस कर दिया था क्योंकि उनके डायरेक्शंस अपोजिट थी एक दूसरे के। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास वेक्टर रिजोल्व करके चार चीजें बनती है। चार क्या क्या चीजें बनती है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, चारों को इनको ऐड करेंगे। लेकिन क्या होगा, जो सबसे मेन चीज है, देखिएगा मैं पहले लिख देता हूं एक बारी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो E1 और E2 cos थीटा है उनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इनकी वैल्यूज तो इक्वल है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू देख लेना हमारी बिल्कुल इक्वल आई है, सेम आई है, और sin थीटा है इनके साथ। तो लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट है, और हमेशा आपको पता होगा साइंस में इक्वल एंड अपोजिट चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है, ये चीज आपस में कंप्लीटली कैंसिल कर जाएगी, E1 cos थीटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। तो हमारा नेट E कितना बचेगा, E1 और E2 की अगर हम वैल्यू रखें, सेम वैल्यू आ रही है वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा लिख देते हैं साथ में, और सेम यही वैल्यू दोबारा रखने से अच्छा
मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ गए होगे, क्योंकि दोबारा फिर से यही वैल्यू रखनी पड़ेगी, ऐड करोगे तो डबल बन जाएगा उसके, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू और पुट करनी है, डेरिवेशन खत्म। क्या किया हमने, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, नेट चारों को ऐड करके लिखा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट थे, कैंसल आउट हुए। उसके बाद हमारी ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, तो हमने इनको ऐड करके लिख दिया सिंपली। अब कोस थीटा की वैल्यू, अगर कोई भी ट्रायंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल कोई भी AOP ट्रायंगल में, अगर आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, तो क्या आता है हमारे पास, ये चीज शायद आपने पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो क्या बी अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल आता है हमारा यहाँ पे, बी अपॉन एच के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में बेस हमारा ए है और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर होगी ये चीज। तो कोस थीटा की वैल्यू में जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो क्या बनेगा ये 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए अपॉन, सबसे पहले ये चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और साथ में रूट में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर होगी शायद ये चीज अब आपको। और ये चीज पता होगी, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 होने का मतलब क्या हुआ, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर a है हमारे पास, नीचे अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ रफ में लिख के दिखाता हूँ आपको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होता है, और ये रूट है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं। बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, तो क्या बनेगा ये, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, एलसीएम लेना आता होगा 3/2 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और जब भी डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला देखा होगा, क्या फॉर्मूला था, क्या हो इंटू 2a, इस 2 को मैं आगे की बजाय यहाँ पर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या बना ये टोटल, ऊपर तो p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपोन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात क्या है, हमें डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम क्लियर है तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम कर रहे हैं, कल भी जो हमने की थी और आज भी जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये हमारे लिए। आई होप आपको क्लियर होगी। फिर भी एक सेकंड के लिए आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो, इस पे कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद अगर किसी को समझ ना आए तो वीडियो पॉज करके देखिएगा, फिर भी समझ ना आए तो दोबारा हम कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, हमें टॉर्क निकालना है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क मींस क्या होता है, टॉर्क वो फोर्स होता है जो किसी चीज को रोटेट करता है, रोटेट करता है, तो उसी फोर्स को हम टॉर्क बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डायग्राम, फिर से वही बात है, डायग्राम क्लियर है तो डेरिवेशन 1-2 मिनट की ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पैरेलली यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, और हमने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे कितनी भी लाइंस हो सकती है, ये ए बी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें -q और +q चार्ज है, और इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होता है हमारा 2a डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर मान लो एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखना पड़े यहाँ पर पी लेट कर लेते हैं इसको, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 11th क्लास में आपने टॉर्क का फॉर्मूला सुना होगा, अगर किसी को टॉर्क का फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये था टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पीछे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था वहां पे एफ बाई क्यू की फॉर्म में कुछ फॉर्मूला लिखने की कोशिश की थी हमने। तो यहां से अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू ई इज इक्वल टू एफ। ये ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन जब एक दो बार आप इन वीडियोस को देखोगे, फिर घर पे आप इनको रिवाइज करोगे, डेरिवेशंस को लिख के देखोगे, तो फिर खुद ब खुद याद हो जाएगी आपको। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक बार ऐसे बैठ के वीडियो देख ली और आपको सब कुछ क्लियर हो गया। आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें आपको याद रहेगी। तो टॉर्क का सिंबल ये होता है, ऐसे टाउ बोलते हैं इसको। फोर्स का फॉर्मूला वहां से आया हमारे पास क्यू ई इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास, बीपी। यहां तक क्लियर होगा। फिर से अब ट्रायंगल में हमें बीपी अगर निकालना पड़े इन ट्रायंगल ए पी बी, तो क्या आएगा, फिर से वही चीज, ये चीज आपने सुनी होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आता है, साइन थीटा के। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है सिंपली। परपेंडिकुलर क्या है, बीपी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, साइन थीटा। और बीपी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ए बी साइन थीटा। मैं वैल्यू को पुट करता हूं यहां पर, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू में, या ऐसे लिख लेते हैं, इंटू ए बी साइन थीटा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a। देखिए क्यू इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a। फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं, PE साइन थीटा। और साइन थीटा फिर से अगर एक वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आपने सुना होगा, हमेशा अगर कभी भी साइन थीटा को हटाना हो तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और कोस थीटा को हटाना हो तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ये 11th क्लास के टॉपिक हैं, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, P क्रॉस E। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये इतनी ही डेरिवेशन थी। उसके बाद बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक डेरिवेशन है, सेम डायग्राम रहता है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। छोटी सी ही डेरिवेशन है इसके जैसी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, या ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या ड्यू टू इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। और वो चीज फाइंड आउट करने के लिए यहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं, क्या कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था हमारे पास, ये रिजल्ट अभी अभी ऊपर से लिखा है, डायग्राम सेम रहेगा उसमें। अब एक चीज, जब अगर आपको पता हो, हम जब भी स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन होता है। और अगर इसको स्मॉल वर्क डन लिखना पड़े हमें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को हम डी एस से लिख देते हैं, समझ गए होगे आप शायद। और इसी चीज को अगर हमें रोटेशनल मोशन में लिखना हो, तो रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, फोर्स का भी मैं बोल रहा, जब फोर्स किसी चीज को रोटेट करवाए तो वो टॉर्क बन जाता है, वो टाउ बन जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, वो हमेशा थीटा की फॉर्म में होता है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी थीटा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। और यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पी ई साइन थीटा
इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे क्या आता है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन, ये चीज डेरिवेशन आपने 11th में जरूर सुना होगा, मैथ्स में एक चैप्टर था 13th आई थिंक, लेकिन इंटीग्रेशन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के अपोजिट है। डेरिवेशन का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना, इंटीग्रेशन का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। और शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज लिख देता हूँ, जब भी इंटीग्रेशन की बात आई, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है हमारे साथ। तो इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा माइनस कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा साइन थीटा होता है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही अगर डेरिवेटिव लिखना हो यहाँ पे, साइन थीटा का डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखते हैं डी बाई डी थीटा, वो कोस थीटा होता है। और कोस थीटा का अगर हमें डेरिवेटिव लिखना हो वो माइनस साइन थीटा होता है। ये चीजें अभी मैथ में आएगी आपके, शायद नई चीज एकदम से अजीब लगेगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन यूज करना है, इसलिए मैंने बेसिक यहाँ पे लिख दिया है। मैथ में आगे आपको बिल्कुल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ये, और थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो क्या आएगा, टोटल वर्क तो W आ जाएगा हमारा PE, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट्स है हमारी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। और फाइनली क्या बोलते हैं हम, वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं, यू से डिनोट कर देते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को। और अब यहाँ तक वैसे डेरिवेशन एक और स्टेप लिख के खत्म भी कर सकते हैं हम, PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां तक भी। लेकिन अगर स्पेशल केस क्या है कि अगर इसका थीटा 2 जो है वो थीटा के इक्वल हो और थीटा 1 90 डिग्री के इक्वल हो, इफ, फिर यहां पर हम लिख सकते हैं देन u इज इक्वल टू, जिसको हम w से डिनोट कर रहे हैं, माइनस PE। और पता होगा थीटा 2 तो थीटा के इक्वल है, कोस थीटा, एंड उसके बाद थीटा 190, तो कोस 90 0 होता है। ये चीजें आपको 10th में सीखी होगी आपने। और अभी मैंने बोला था अगर कोस थीटा को हटाना हो तो हम क्या लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट PE, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आई थिंक क्लियर होगा। आप यहाँ पे भी रिजल्ट छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी, जहां तक आपका मन करे। क्लियर होगी, तीनों डेरिवेशन से एक दूसरे से मिलती जुलती थी, इसीलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक बार में कंप्लीट वीडियो देखो, एक बार में एक डेरिवेशन को समझो, कुछ टाइम लगाओ, उसको पॉज करके देखो, ब्रेक लो, उसके बाद सेकंड वीडियो देखो, सेकंड डेरिवेशन देखो, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। एकदम से अगर सारी डेरिवेशन से एक बार में याद करने की सोचोगे, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। तो आपको रिपीटेड टाइम्स वीडियो को देखना पड़ेगा, और तभी जाके आप जब अपने हाथ से लिखोगे उसको बार बार, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड